हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन विद डिरिचलेट और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बस दोनों कंडीशंस क्या होती है ये बताना है और फिर इन दोनों कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है। तो पहले थ्योरी समझते हैं। मैं बता दूंगी नोट्स में आपको कितना लिखना है, लेकिन हमें थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। What boundary conditions are appropriate for the Poisson or Laplace equation to ensure that a unique and well-behaved, that is physically reasonable solution will exist inside the bounded region? Suppose हमारा कोई रीजन है और इसके अंदर कोई वेव फंक्शन है साई, तो वो पूरी तरह से सारे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, और ये जो वेव फंक्शन है ये वेल डिफाइंड है, फिजिकली एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर क्या बाउंड्री कंडीशन लगनी चाहिए, यानी कि ये जो सरफेस है जिसके अंदर ये है, इस बाउंड्री पर कुछ कंडीशंस होगी जिसकी वजह से ये अंदर भी वेल बिहेव्ड होगा। तो वो बाउंड्री कंडीशंस जो है वो दो टाइप की होती है, डिरिचलेट और न्यूमैन। अब ये कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। फिजिकल एक्सपीरियंस leads us to believe that specification of the potential on a closed surface, that is the system of conductor held at different potential। ये वाला एग्जांपल आप याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो, physical experience leads us to believe that specification of the potential on a closed surface defines a unique potential problem which is called a Dirichlet problem or Dirichlet boundary condition। ये अपन को यहाँ पे याद रखना है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अंदर अगर आप वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन से सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या चाहते हैं कि अंदर वो सब डिफाइन करे अच्छे से, उसके लिए बाउंड्री पर वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल जो है वो बाउंड्री पे डिफाइन होना चाहिए, यूनिक। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल, अब यहाँ पर देखो स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें। किसको करना पड़ेगा? पोटेंशियल को करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस की बाउंड्री पे करना पड़ेगा। तो बाउंड्री पे हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। तो बाउंड्री पे पोटेंशियल यूनिक होना चाहिए, ये बाउंड्री कंडीशन क्या कहलाती है? डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। तो एग्जाम में आपको कितना लिख के आना है इसके अंदर? एग्जाम में अगर पूछे कि डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन क्या है तो आपको कितना लिख के आना है? आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से specification of the potential on a closed surface defines a unique potential problem, this is called a Dirichlet problem or Dirichlet boundary condition। बस इतना सा, ये तीन लाइनें आपको लिखनी है। डिरिचलेट कंडीशन में एग्जाम में आता है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो आप ये तीन लाइंस लिखेंगे। ओके, सिमिलरली फिर यहाँ से स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डेल फाई, या नॉर्मल डेरिवेटिव का मतलब डेल फाई अपॉन डेल एन विद नेगेटिव साइन। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये भी बाउंड्री की बात हो गई। ऑन द सरफेस का मतलब है बाउंड्री पे, ठीक है। corresponding to a given surface charge density also defines a unique problem, specification of the normal derivative is known as the Newman boundary condition। तो न्यूमन बाउंड्री कंडीशन के लिए डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? न्यूमन बाउंड्री कंडीशन के लिए डेफिनेशन स्टार्ट करोगे इस वाले स्पेसिफिकेशन से, और कहाँ तक जाओगे? बाउंड्री कंडीशन की दो ब्रैकेट मैंने लगाए हैं आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। मैं रेड कलर से भी लगा देती हूँ, कहाँ से कहाँ तक आपको देखो यहाँ। ओ गॉड, तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, थिकनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली हमने। यहाँ से देखो, पहला आपको डिरिचलेट का प्रॉब्लम है ना, तो वो यहाँ से शुरू करना है, स्पेसिफिकेशन से लेके और यहाँ तक डेफिनेशन है डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन की, और इस वाले स्पेसिफिकेशन से यहाँ तक की डेफिनेशन है न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस की। मतलब ये है कि सरफेस की जो मतलब जो हमारा वॉल्यूम है उसका एक सरफेस होगा, सरफेस पे यूनिक पोटेंशियल हो, ये डिरिचलेट कंडीशन है। सरफेस पे यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, दैट्स इट। अगर सीधे छोटे शब्दों में कहें तो यही होगा, कम शब्दों में कहें तो चलो हम देखते हैं आगे। अब वी वांट टू शो, अब हम शो करेंगे कि इन बाउंड्री कंडीशन को जो पोटेंशियल इन बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है वो अंदर भी स्पेसिफाई कर देता है। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम अंदर भी पोटेंशियल की वैल्यू या फिर सब निकाल सकते हैं। अंदर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर भी निकाल सकते हैं, जबकि वॉल्यूम के अंदर हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी सिर्फ सरफेस के बारे में पता है। सो नाउ
we want to show the uniqueness of the solution of the Poisson equation. Poisson equation हमारे पास क्या थी, del 2 phi is equals to minus rho over epsilon naught. So we want to show कि ये जो phi होता है ये unique होता है throughout the whole volume. Inside a volume V subject to either Dirichlet or Newman boundary condition. यानी ऐसा volume जो Dirichlet और Newman boundary condition को follow करता है उसके अंदर potential की value जो होती है वो unique होती है. ठीक है, वी सपोज टू द, तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मानते हैं, हमें पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू यूनिक होगी और यूनिक का मतलब एक होता है, सिर्फ एक होता है. तो अगर यूनिक पोटेंशियल है तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि वहां पर दो पोटेंशियल है, सरफेस के ऊपर हम मान लेते हैं कि दो पोटेंशियल है. तो दो पोटेंशियल कौन कौन से हो जाएंगे, phi 1 और phi 2 हो जाएंगे. ठीक है, और हम मान लेते हैं कि phi 1 भी हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और phi 2 भी हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जबकि हमें पता है कि दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि अगर दो हो गए तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ है. तो हम पहले ही गलत रिजल्ट लेके चल रहे हैं. तो अगर आगे जाके हमें गलत ही मिला या फिर आगे जाके हमें मिल जाता है phi 1 इज इक्वल टू phi 2, तो हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी. बेसिकली ये यूनिकनेस थ्योरम ही है, बस इसके अंदर डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि phi 1 और phi 2 दो पोटेंशियल है जो कि सेम बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करते हैं. मान लीजिए हम उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसे u नाम दे देते हैं. अब हमें पता है कि phi 2 भी बाउंड्री कंडीशन को फॉलो कर रहा है और phi 1 भी कर रहा है. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है वो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी इक्वेशन को फॉलो करेगा. यानी कि del 2 phi 2 इक्वल टू 0 है और del 2 phi 1 इक्वल टू 0 है, तो इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा विच इज phi 2 माइनस phi 1. तो del 2 u भी 0 होगा, ये ध्यान रखना, ये लाप्लास इक्वेशन है. तो देन हमें क्या मिलेगा, del 2 u इक्वल टू 0 इनसाइड वॉल्यूम v. हमें वॉल्यूम के अंदर जो है वो लाप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुई मिलेगी. ठीक है, एंड u इक्वल टू 0 और del u बाई del n 0 ऑन s. अब u इक्वल टू 0 जो आएगा वो किससे आएगा, हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन से आएगा क्योंकि हम यूनिक मान रहे हैं. अब ये कैसे आया हमारे पास, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन को समझना कि del 2 u इक्वल टू 0 तो हमें इनसाइड द वॉल्यूम मिल गया, लेकिन डिरिचलेट कंडीशन से u इक्वल टू 0 और del u बाई del n इक्वल टू 0 ऑन s. ये समझाती हूँ मैं आपको कि हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 ऑन s फ्रॉम डिरिचलेट कंडीशन. ठीक है, और del u अपॉन del n इक्वल टू 0 ऑन s फ्रॉम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन. हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे कहा था हमने, डिरिचलेट कंडीशन में ये बताया था कि जो भी हमारा वॉल्यूम होगा उसके सरफेस पे पोटेंशियल यूनिक होगा, उसके सरफेस पे पोटेंशियल यूनिक होगा. अगर उसके पोटेंशियल पे सरफेस यूनिक है तो यहाँ पर phi 2 और phi 1 जो है वो इक्वल होने चाहिए किस पे, ऑन s. एस सरफेस पे तो दो पोटेंशियल होने ही नहीं चाहिए. यही डिरिचलेट कंडीशन कहती है. अंदर वॉल्यूम के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे भी, हम ये नहीं कह रहे कि वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल जो होगा यूनिक होगा, लेकिन हम ये जानते हैं डिरिचलेट ने कहा है कि मेरी बाउंड्री कंडीशन यही होगी कि सरफेस पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते. तो केवल सरफेस पे अगर बात करें तो सरफेस पे phi 2 इज इक्वल टू phi 1 होगा, और अगर सरफेस पे phi 2 इक्वल टू phi 1 है तो हमारा u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इक्वल है, इट मीन्स u जो है उसकी वैल्यू क्या थी, phi 2 माइनस phi 1, और अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये किस पे, ये डिरिचलेट कंडीशन लग गई सरफेस पे. तो आई होप आपको सरफेस की डिरिचलेट कंडीशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डिरिचलेट और न्यूमैन ने सिर्फ सरफेस पे कंडीशन बताई थी, अंदर के बारे में कुछ नहीं कहा है. तो सरफेस पे अगर आप बोलोगे तो सरफेस पे तो phi 2 और phi 1 इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, यूनिक पोटेंशियल होगा. इसका मतलब u इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि u जो है वो उन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस है और दोनों पोटेंशियल सरफेस पे बराबर है, तो u की वैल्यू 0 आएगी. सिमिलरली दूसरे वाले ने क्या कहा था, न्यूमैन ने क्या कहा था कि उसका नॉर्मल डेरिवेटिव, पोटेंशियल का नॉर्मल डेरिवेटिव जो होगा वो भी यूनिक होगा, यानी कि del phi 2 अपॉन del n इक्वल होगा del phi 1 अपॉन del n. अगर ये दोनों इक्वल है तो del u बाई del n निकालें तो del बाई del n, u की वैल्यू क्या थी, phi 2 माइनस phi 1, और वो कितना हो जाएगा, phi 2 इक्वल टू phi 1 है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन से, और ये दोनों इक्वल है, इसको ओपन करेंगे तो del phi 2 अपॉन del n माइनस del phi 1 अपॉन del n, और वो कितना हो जाएगा, 0. लेकिन ये किस पे होगा, केवल सरफेस पे होगा. तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ऑन s
एस सरफेस पे u इक्वल टू 0 होगा, एक तो ये चीज पता चल गई, और डेल u बाय डेल n इक्वल टू 0 होगा, ये पता चल गया। ये सरफेस पे किससे आया? डिरिचलेट कंडीशन से आया। ये सरफेस पे किससे आया? न्यूमैन कंडीशन से आया। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो सिर्फ एस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं पता है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, और ये चीजें आपको एग्जाम में लिख के भी आनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्रीन आइडेंटिटी के अंदर फाई और साई को इक्वल रखते हैं। तो सब फाई और साई को इक्वल रखेंगे और दोनों की वैल्यू यू पुट करते हैं, तो ग्रीन आइडेंटिटी हमारे पास थी क्या? तो ग्रीन आइडेंटिटी याद रख। ओके, ये हमारे पास ग्रीन आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें इस फाई की जगह भी हमें क्या रखना है? यू रखना है। यहाँ पर भी क्या रखना है? यू रखना है। यहाँ पर भी क्या रखना है? यू रखना है। यहाँ पर भी क्या रखना है? यू रखना है। यहाँ पर भी क्या रखना है? यू। यहाँ पर भी यू। यहाँ पर भी यू, और यहाँ पर भी यू। तो क्या मिलेगा? यू डेल स्क्वायर यू माइनस यू डेल स्क्वायर यू इंटीग्रेशन d3x, ये LHS लिखा है, इज इक्वल्स टू RHS यहाँ लिख रही हूँ। सरफेस पे हमारे पास मिलेगा u डेल u बाय डेल n माइनस u डेल u बाय डेल n। एक मिनट यहाँ लिखते हैं, और साथ में हमारे पास कितना है? dA। जस्ट अ मिनट, यही मिलेगा क्या हमें ग्रीन थ्योरम से? ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी में, हाँ, इससे तो ग्रीन थ्योरम से तो अगर सेकंड आइडेंटिटी होगी उससे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सॉरी सॉरी, मैंने सेकंड में रख दिया। ये ग्रीन थ्योरम जो है ग्रीन की सेकंड आइडेंटिटी है, हमें ग्रीन की फर्स्ट आइडेंटिटी में रखना है। तो ग्रीन की फर्स्ट आइडेंटिटी ये रही, सॉरी, हमें यहाँ रखना है, फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर रखना है। तो इसमें देखो यहाँ पे यू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम का होगा। फाई हमारे पास हो जाएगा यू डेल टू यू प्लस डेल यू डॉट डेल यू, और ये हमारे पास हो जाएगा d3x इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, और हमारे पास हो जाएगा डेल डेल u बाय डेल n dA। अब ये जो चीज है ये मैं लिखी हुई आपको बता देती हूँ, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वहां पे। देखिए, यही हमें मिल गया, 1.38 हमें मिल चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। अब हम जानते हैं, हमने देखा है कि पूरे वॉल्यूम में, यहाँ पर देखिए हमने क्या प्रूव किया था कि लाप्लास इक्वेशन जो है वो तो पूरे वॉल्यूम में ही वैलिड होगी। तो लाप्लास इक्वेशन वॉल्यूम के अंदर वैलिड होगी, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम के अंदर इनसाइड भी क्या मिला था? डेल टू इक्वल टू 0, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है वो कौन सा इंटीग्रल है? वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो यहाँ पर डेल टू यू जो है वो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पर डेल यू है और डॉट डेल यू है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ डेल यू का स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। करेक्ट, और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल है, यानी ये सिर्फ सरफेस पे वैलिड होगा। और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से हमने बोल दिया था कि सरफेस के ऊपर डेल यू अपॉन डेल एन क्या रहेगा? 0 रहेगा, और यू भी हमारे पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा? 0 होना जाएगा। राइट हैंड साइड 0 होने से हमें ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें पता है वॉल्यूम एलिमेंट तो 0 हो नहीं सकता, वॉल्यूम एलिमेंट तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल यू की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज डेल यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? अगर डेल यू जो है, और वो वॉल्यूम इंटीग्रल में है, वॉल्यूम के अंदर बात हो रही है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर डेल यू 0 आ रहा है, तो यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 होता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर यू कांस्टेंट है। यू कांस्टेंट होने का मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, और वो सॉल्यूशन क्या रहेगा? u इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि देखो सरफेस की बात करो, अब ये समझना कि u इक्वल टू 0 वॉल्यूम के अंदर भी कैसे आया। ये हमारा था वॉल्यूम। ठीक है, हमने बोल दिया कि सरफेस पे u इक्वल टू 0 है, यहाँ 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 पे, और अंदर हमने बोल दिया कि u इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जस्ट बाहर, बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री पे ही अगर आपको u की वैल्यू 0 मिल रही है, अगर आपने अंदर कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए 2, तो 2 और 0 दो डिफरेंट नंबर हो गए, यानी बाउंड्री के जैसे ही अंदर जाओगे u क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और हमें पता है कि u चेंज नहीं होना चाहिए, u क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो u की कांस्टेंट वैल्यू वही होगी जो बाउंड्री पे है, और बाउंड्री पे u कितना है? 0। तो वॉल्यूम के अंदर भी क्या रहेगा? u 0 रहेगा, और अगर u 0 रहेगा तो phi 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? phi 1। यानी वॉल्यूम के अंदर भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल यूनिक है तो वॉल्यूम के अंदर भी पोटेंशियल क्या रहेगा? यूनिक रहेगा।
ये डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या पता चला कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू आप दे दोगे तो वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू हम स्पेसिफाई कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, जो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर अपन जाते हैं तो हाँ देखो, कॉन्सिक्वेंटली इनसाइड वी यू इज कांस्टेंट, करेक्ट। और फॉर डिरिचलेट कंडीशन क्योंकि u इक्वल टू 0 था ऑन s, सो दैट इनसाइड ऑल्सो phi 1 इक्वल टू phi 2 एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक हो गया, करेक्ट। तो यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमें, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास और पाइसन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमन एंड अभी तो हमें डिरिचलेट कंडीशन से मिला है सॉल्यूशन यूनिक। सिमिलरली फॉर न्यूमन बाउंड्री कंडीशन सॉल्यूशन इज यूनिक कैसे मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम एन अनइम्पॉर्टेंट आर्बिट्रेरी एडिटिव कांस्टेंट। न्यूमन कंडीशन से कैसे मिलेगा हमें, तो न्यूमन कंडीशन से देखने के लिए कर चलते हैं वापस। न्यूमन कंडीशन ये कहता है डेल यू बाय डेल एन जो है ये वैल्यू 0 होगी ऑन सरफेस होगा, करेक्ट। ये हमारे पास 0 होगी, तो यहाँ से अगर किसी चीज का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या रहेगा, अगर किसी चीज का डेरिवेटिव 0 आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी। तो अगेन हमारे पास भी u की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, लेकिन अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ दोनों साइड में, तो अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u की वैल्यू सम कांस्टेंट प्लस कुछ और भी साथ में एक मतलब u की वैल्यू जो भी है वो वैल्यू आएगी और कांस्टेंट भी आएगी। तो यहाँ पर ये जो एडिटिव कांस्टेंट की बात कर रहा है ये क्यों कर रहा है, एक्चुअल में पोटेंशियल के लिए जब हमने डिरिचलेट कंडीशन लगाई थी तो डायरेक्टली हमारा डेल यू इज इक्वल टू कांस्टेंट आया था और डेल यू इक्वल टू 0 आया था और यू इक्वल टू क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। अब हमारी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सरफेस पे डेल यू बाय डेल एन यानी यू का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यू का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब यू क्या रहना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट रहना चाहिए। और डिरिचलेट ने कहा था कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, और अंदर भी यू कितना आ गया था, कांस्टेंट आ गया था, और यू की वैल्यू फिर क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। सिमिलरली डेल यू बाय डेल एन से भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है कि यू कांस्टेंट आ रहा है और यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से भी वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमें डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन से मिला था। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि द सॉल्यूशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम एन अनइम्पॉर्टेंट आर्बिट्रेरी एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, यू की वैल्यू जो थी वो मान लीजिए phi 2 माइनस phi 1 है। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हैं डेल टू एक बार डी रिचलेट को भूल जाइए कि डी रिचलेट कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो डेल यू बाय डेल एन की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, डेल यहाँ से सॉरी यहाँ से phi 2 की किसी की वैल्यू निकालो, सपोज यहाँ से अपन निकालते हैं phi 2 की वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, u प्लस phi 1 आ जाएगा। अब डेल phi 2 अपॉन डेल n की वैल्यू लेते हैं, तो डेल u अपॉन डेल n प्लस डेल फाई अपॉन डेल n लेते हैं यहाँ पे। और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा एक क्वांटिटी से रिलेट नहीं करता है बल्कि उस क्वांटिटी का डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल से वो क्वांटिटी जब वापस लेने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो एक एडिटिव कांस्टेंट हमेशा लगता ही लगता है। तो यहाँ पर उस कांस्टेंट की बात हो रही है कि वैसे तो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हो तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, एडिटिव कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन उस कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल मिल रहा है तो उसका कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि न्यूमन बाउंड्री कंडीशन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो अगर कोई एडिटिव कांस्टेंट आ भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां अपीयर होगी वहां वहां पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल के अलावा जो भी कांस्टेंट टर्म अपीयर होगा उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स इट। आपको न्यूमन और बाउंड्री कंडीशन में यहीं तक लिखना है, इसके अलावा इसके बाकी वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, जितना मैंने बताया है उतना ही आपको लिखना है। सो यहाँ तक लिखना है, और शुरू कहाँ से करना है, शुरू ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये तो वैसे भी फुटनोट है, फुटनोट नहीं लिखने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ओके।